साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो थंबनेल में तो आप देख ही चुके हैं। अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में रामबाण इलाज। न तो आर्बिट्रेटर की कार्रवाई चल पाएगी, न रिकवरी एजेंट हरेसमेंट आपका कर पाएंगे। आखिर कैसे? इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो का मकसद ये कतई नहीं है कि लोग लोन डिफॉल्टर बने। वो बैंक का पैसा लिया है, एनबीएफसी का पैसा लिया है तो नहीं दे, क्योंकि नहीं देने का परिणाम आपको सिविल स्कोर के रूप में भुगतना पड़ता है, लीगल इलीगल एक्ट के रूप में भुगतना पड़ता है। रिकवरी एजेंट आपको हरेसमेंट करते हैं। लेकिन अब बात यह है कि किसी भी परिस्थितियों के चलते, चाहे आपका व्यापार मंदा है, चाहे आप बेरोजगार हो गए, चाहे घर में कोई दुर्घटना घट गई, या कोविड के बाद आपका बिजनेस चल ही नहीं पाया, किन्हीं भी कारणों से आपकी स्थिति दिन ब दिन बुरी होती गई, तो लोग क्या करते रहे मालूम है? कोविड कब था? कोविड-19 उसने जो अपना प्रकोप दिखाना था वह 2020-21 में दिखाया। लेकिन लोगों ने जो भी लोन्स ले रखे थे, उन लोन्स को मेंटेन रखने के चक्कर में उन्होंने येन केन प्रकार उन लोन राशियों का भुगतान करने के लिए इधर उधर से ऊंचा नीचे की, या फिर ये कहे कि कोविड में उनके बिजनेस की कमर टूट गई और बाद में उन्होंने लोन लिए और उन्हीं की हालातों के चलते वो लोन नहीं भर पाए और उनके लोन डिफॉल्ट होते रहे। लोग क्या कहेंगे जब रिकवरी एजेंट घर पे आएंगे, नोटिस आएंगे तो क्या होगा? परिवार वालों को पता चल जाएगा कि मेरे इतने लोन है, तो वो दुखी होंगे। मेरे घर पे रिकवरी एजेंट नहीं आना चाहिए, मुझे कोई रोड पे नहीं बोलना चाहिए। इसी लिहाज को मेंटेन करते करते एक लोन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और मालूम ही नहीं पड़ा कब 14-15 लोन हो गए और इन लोनों को चुकाने में इतने कर्जदार हो गए कि आपकी ईएमआई तो हो गई 3 लाख रुपए और आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, यानी कि खुद के खर्चे के लिए पैसा नहीं बचता है। जब कोई नेशनलाइज बैंक लोन देती है ना, चाहे होम लोन लो, ये दो, तो वो एक आईटीआर के बेस पे डिसाइड करती है कि व्यक्ति इतनी ही ईएमआई भर पाएगा। लेकिन इन एनबीएफसी को कुछ भी नहीं पड़ी है, इनको बस अपनी सेल्स बढ़ानी है, मार्जिन कमाना है। और अनसिक्योर्ड लोन में होता क्या है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, ब्याज, पेनल्टी, एक बाउंसिंग होती है, अदर चार्जेस, रिकवरी चार्जेस, लीगल चार्जेस, न जाने कितने कितने नाम के इन्होंने चार्जेस तैयार कर लिए कि लोगों से जोली भर के कमाई होती है। और सिविल का डर तो ऐसा दिखाया जाता है जैसे बच्चों को डॉक्टर साहब आ जाएंगे, ये डर दिखाया जाता है जब बच्चे छोटे होते हैं तब। तो एक जाहिर सी बात है कि लोग अपनी सिविल को मेंटेन करने में, परिवार क्या कहेगा, परिवार को पता लग जाएगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लोन के दलदल में फंस जाते हैं। और यदि मल्टीपल लोन में फंस गए और अनसिक्योर्ड लोन है तो जाहिर सी बात है, पहली ईएमआई बाउंस हुई नहीं कि दूसरे दिन से फोन कॉल आना चालू हो जाते हैं। आप रिक्वेस्ट करते रहते हो सर पे कर देंगे, सर पे कर देंगे, उनके फोन चालू हो जाते हैं। कुछ कंपनी के निठल्ले तो ऐसे हैं कि दिन में 50-50 फोन करते हैं। दूसरी किस्त बाउंस हो गई, अब इसमें से कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाएगा, कोई हाई कोर्ट का वकील बन जाएगा, कोई दिल्ली क्राइम ब्रांच का पुलिस वाला बन जाएगा, फोन करके पुलिस और वकील के नाम पे डराना चालू कर देते हैं। कुछ नहीं तो टी शर्ट पहन के बाहें चढ़ा के 2-3 मुस्टंडे रिकवरी के लिए आ जाते हैं।
अब मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि रिकवरी के लिए जो सभ्य व्यक्ति आए, मृदु भाषा में बात करें, आपकी परिस्थितियों को समझे, उनको आप जरूर सपोर्ट करें। लेकिन जिसकी आंखों में ही बदमाशी दिखे, जिसका तरीका ही आपसे तू कहने का, जो ढंग से बात ना करे, उनको तो आप भी बजा सकते हैं, बिल्कुल बजा सकते हैं। कैसे? वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पोस्ट किए हुए, क्योंकि आज टॉपिक कुछ और है। अब होता क्या है कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि मेरी इनकम इतनी है और मेरी EMI इतनी है, आज नहीं तो कल मैं डिफॉल्ट हो जाऊंगा। लेकिन डिफॉल्ट नहीं होने के चक्कर में लोगों से ले लेके दे रहे हो, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो राम जाने। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, भरने के लिए पैसे नहीं है, तो रामबाण इलाज है ना। यानी कि जब भी कोई कंपनी का कॉल आए तो आश्वासन मत दो, मैं पैसा दे दूंगा, खुल के बोल दो। कोई आपको पारिवारिक कंडीशन नहीं देनी है कि मेरी किडनी खराब हो गई, पत्नी की तबीयत खराब हो गई, पापा की तबीयत खराब हो गई, बच्चों का एडमिशन कराना। नो, आपको उनको कोई रीजन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जो बैठे हैं ना, वो कोई आपका नोट डाउन नहीं कर रहे। रिकवरी एजेंट घर पे आ रहे हैं, आप उनको समझा रहे हो, हाथाजोड़ी कर रहे हो। 20,000 की EMI लेने आए, आपने 500-1000 रुपए उनको रिश्वत के रूप में दे दिए। कब तक? स्टॉप करें। यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, साथियों एक बात और कहूंगा, यदि आप किसी भी लोन से संबंधित परेशानी को झेल रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी को पूरा विजिट करें। संपूर्ण जानकारियां इस चैनल पर पोस्ट है और आगे भी आएगी। कोई कॉल बुक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिजी शेड्यूल रहता है, इस कारण यदि आप बात करना चाहते हो तो कॉल बुक करनी होगी, क्योंकि कॉल बुक करने के बाद एक बार में तो समाधान होगा नहीं, आपको 4-5 बार फोन करना ही पड़ेंगे। तो कॉल बुक कंपलसरी है। डिस्प्ले पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप फोन करके कॉल बुक करवा सकते हो। अब बात आते हैं, यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, तो आप सबसे पहले किसी भी लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट से राय लेने से पहले आप अपना एक चार्ट बनाएं, जिसमें बैंक का नाम, इसके अलावा लोन अकाउंट नंबर, लोन अमाउंट, EMI कितनी है, EMI कब से शुरू हुई, कब खत्म होगी, आपने कितनी EMI चुका दी है, कितनी EMI बाकी है। इसके अलावा आपने उस लोन को लेने के लिए क्या कोई चेक वगैरह दे रखे हैं, कोई गारंटी वगैरह दे रखी है। ऐसा कंप्लीट चार्ट बनाइए, और ऐसा कंप्लीट चार्ट बनाने के बाद कब से डिफॉल्ट है या डिफॉल्ट होने वाले वो भी लिखना है। उसके बाद आप अपने लीगल एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें। लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट से जब आप अपना चार्ट बना के कांटेक्ट करेंगे ना, कोई भी लीगल एक्सपर्ट आपको एडवाइस देने में बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि उसके सामने पूरा का पूरा नक्शा आ चुका है। आपने पूरा प्लेटफॉर्म उनको दे दिया कि भाई ये मामला है और यहां मुझे तकलीफ आ रही है, कैसे निकाल सकते हो। एक लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट जो कानून की समझ रखता है, फाइनेंशियल मैटर को लीड करता है, जो सेक्शन 25, 138 NI एक्ट, आर्बिट्रेशन, सिविल रिकवरी सूट, रिकवरी एजेंट, हरेसमेंट रिकवरी एजेंट कॉल, फर्जी पुलिस वकील कोर्ट के कॉल को समझता है, वह आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र तैयार करेगा। ब्रह्मास्त्र क्या होता है जानते हो ना? सिर्फ एक, और एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लीगल ड्राफ्ट आपके लिए तैयार करेगा। और वह लीगल ड्राफ्ट जरूरी नहीं है कि आप डिफॉल्ट होने के बाद तैयार कराएं। यदि आप डिफॉल्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको किसी लीगल एक्सपर्ट से अपना एक लीगल ड्राफ्ट तैयार करवा के अपने अच्छे इंटेंशन के साथ कि आप क्या चाहते हैं, लोन मोरेटोरियम चाहते हैं, लोन रिस्ट्रक्चर चाहते हैं, आप EMI कम करवाना चाहते हैं, टेनर बढ़वाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, उसके आधार पर एक कंप्लीट लीगल ड्राफ्ट बना के कंपनी को उसके ब्रांच ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस पर भेज दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कंपनी आपकी बात मान लेगी,
लेकिन आपने अपना काम कर दिया। कंपनी भी क्या करती है, आपको 7 डेज का नोटिस देती है, 7 दिन में पेमेंट जमा कराओ, नहीं तो ये करेंगे। कानून की किसी किताब में क्या 7 दिन के नोटिस के बारे में प्रावधान किया गया है? वो आपको व्हाट्सएप पे नोटिस भेज रहे हैं, आपको टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं, फोन करके कह रहे हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज के रूप में मैसेज टाइप करके भेज रहे हैं, कह रहे हैं लीगल नोटिस है। अरे जब वो कानून के इतने परखच्चे उड़ा सकते हैं, वो आर्बिट्रेटर बैठाते हैं, आर्बिट्रेटर का एड्रेस नहीं लिखते हैं, आर्बिट्रेटर के एड्रेस पे नोटिस लौट के आ जाते हैं, बिना प्री आर्बिट्रेटर का नोटिस दिया आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं। नोटिस जारी किया 1 तारीख को और 10 तारीख को उन्होंने आर्बिट्रेशन की मीटिंग रख ली। अरे जब एनबीएफसी कंपनियां लॉ के अगेंस्ट जाकर यदि काम कर सकती है तो आप क्यों नहीं? और मैं तो आपको लॉ के अगेंस्ट बात ही नहीं करता हूं हमारे चैनल पे। प्रायर नोटिस भेजना आपका हक है, आपका अधिकार है, लेकिन भेजना रजिस्टर्ड पोस्ट से। आप उस नोटिस को भेज दो, लोन मॉनिटरिंग हो नहीं हो, लोन रिस्ट्रक्चर हो नहीं हो, आगे क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन आपके पास एक चीज हो गई कि आपने कंपनी को कोई लीगल नोटिस भेजा है, कंपनी आपके खिलाफ कोई भी अगली कार्रवाई करने से पहले कंपनी को उस नोटिस का लीगली रिप्लाई देना है, क्योंकि उस नोटिस की कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट आपके लिए आगे फ्यूचर में काम आएगी। सेक्शन 25 के केस में, 138 एनआई एक्ट के केस में, रिकवरी सूट के अंदर और आर्बिट्रेशन में वो नोटिस तो कमाल का होगा, यानी आर्बिट्रेशन के रास्ते ही बंद कर देता है। लेकिन आप किसी भी एडवोकेट से जब मिलते हैं ना, आप क्या करते हैं, सर सजेशन चाहिए, सजेशन ले लिया, फिर वर्किंग देनी है तो वर्किंग पे भी बात करो आप कि भाई हम कंपनी को प्रायर नोटिस दे रहे हैं, नंबर सुनना, प्रायर नोटिस दे रहे हैं, अगर प्रायर नोटिस का रिप्लाई आया तो उसका री रिप्लाई भी फाइल करना है, उस री रिप्लाई का री रिप्लाई आया वो भी फाइल करना है, अगर उन्होंने सेक्शन 25 138 का नोटिस भेजा उसका भी जवाब देना है। 5 हो गए। अगर वो कंपनी की तरफ से आर्बिट्रेशन का आशय जारी करे उसका भी जवाब देना है, प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस जारी करे उसका भी जवाब देना है, आर्बिट्रेशन नोटिस जारी करे उसका भी जवाब देना है। और लास्ट में इतनी सारी प्रक्रियाओं के बाद भी, इतनी आपत्तियों के बाद भी यदि वह आर्बिट्रेशन अवार्ड जारी कर देते हैं ना, तो उसका तो सॉलिड, कई लोग कहते हैं कि आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होने के बाद हम कोई नोटिस नहीं भेज सकते। क्यों नहीं? जब किसी आर्बिट्रेटर ने नियमों से परे जाकर विधि की अवज्ञा करते हुए यदि कोई कार्रवाई कर दी है तो आप डायरेक्ट बैंक को भेजेंगे, इस डेट को मैंने ये प्रोसीडिंग की थी, मैंने कोई परमिशन ग्रांट नहीं की थी, मैंने ये नजीर बताई थी, ये क्लोज बताए थे, उन क्लोज का बिना कोई जिक्र किए, बिना मेरी सहमति के, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की नजीरों का बिना अवलोकन किए, बिना उनके दृष्टांत लिए आपने कैसे पास कर दिया आर्बिट्रेशन अवार्ड? अब एग्जीक्यूट करके दिखाओ। अब मैं जो बोल रहा हूँ एग्जीक्यूट करके दिखाओ, ये धमकी वाली भाषा है, कानूनी भाषा थोड़ी अलग होती है, तो आपको कानूनी भाषा इस्तेमाल करना है। तो एक बात और कहता हूं, हमेशा कहता हूं, खुद वकील बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि जिस डाल पे बैठते हो ना वही काट दोगे आप, यदि खुद वकील बनने का प्रयास कर लिया तो। उसके बाद यदि आप जैसे ही प्रायर नोटिस जारी करते हैं ना, जिन भी वकील साहब के माध्यम से तैयार करते हैं, खुद तैयार करते हैं, तो आप अपना एक इंटीमेशन लेटर बनाओ। आपको उस नोटिस की कॉपी किसी को देने की जरूरत नहीं है, रिकवरी एजेंट आता है उसको कह सकते हो, आपकी कंपनी को कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, मैंने नोटिस भेज दिया है, ये उसके पोस्ट ऑफिस की रसीद है, सिर्फ पोस्ट ऑफिस की रसीद दिखाओ। वो कहे हमें इससे क्या मतलब, हमारी कंपनी को कोई नोटिस नहीं मिला, भाई देख ले ये ट्रैकिंग नंबर है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ये तुम्हारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, अब तुम कंपनी से पता लगाओ। वो कह रहा नहीं कंपनी नहीं बताती है, इसका मतलब ये तुम कंपनी का अधिकृत कर्मचारी नहीं हो, इसका मतलब आप कंपनी की तरफ से लीगली काम करते ही नहीं हो, इसका मतलब तुम कहीं और से हो, तो तुमको अधिकार का क्या है यहाँ पे आने का। और दूसरी बात मैं कहूँ, ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है, कोई आता है ना एक इंटीमेशन लेटर बनता है, इंटीमेशन लेटर पकड़ा दो। अब मान लीजिए आप कहीं जॉब पे बाहर रहते हैं, आप गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, आप रहने वाले राजस्थान के, वो आपके परिवार को आके परेशान कर रहे हैं, परिवार को इंटीमेशन लेटर की 20-25 कॉपियां दे दो कि जब भी कोई आए ना उनको कॉपी दे दो, भाई ये कॉपी आपकी, दूसरी कॉपी दो, इस पर रिसीव करके दो, और रिसीव के नाम पे बैंड बच जाती है इनकी, बिल्कुल। क्या तो बस ये रामबाण इलाज है, एक प्रायर नोटिस, एक इंटीमेशन लेटर। ये इंटीमेशन लेटर आपको रिकवरी के एजेंटों के हरेसमेंट से बचाएगा, तनावों से बचाएगा, घर आना बंद कर देगा उनका।
इंटीमेशन लेटर में खुली धमकी होती है कि अगर तुमने ऐसा किया ना तो हम ये करेंगे, क्योंकि उत्तर का प्रत्युत्तर होता है। और यदि किसी बॉल को यदि फेंका जाए ना दीवार पे तो लौट के आती है। इसीलिए यदि हम अब आर्बिट्रेशन, इसमें भी एक चीज है कि रिकवरी एजेंट जो होते हैं ना, इनके ऊपर भी तो प्रेशर होता है, जॉब है इनकी। लेकिन जैसे आप इनको लेटर दोगे आपका काम हो गया। अब उनके पास कंपनी बोलने के लिए कुछ तो है तो सही कि भाई इन्होंने लेटर दिया हुआ है कंपनी को, इन्होंने कहा जब तक इसका रिप्लाई नहीं आएगा तब तक वेट करो। और कई लोग कंपनी को नोटिस भेजने के बाद कहते हैं अरे सर कंपनी का रिप्लाई नहीं आया सर, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, कंपनी तो जवाब ही नहीं दे रही, कंपनी दूसरे नोटिस भेज रही है। दी बेस्ट यदि आपने नोटिस दिया, कंपनी ने आपको उस नोटिस का जवाब नहीं दिया और दूसरे नोटिस दे रही है, देन आपका डिफेंस हो चुका है, आप निश्चिंत हो जाए। क्योंकि खुली बात कह रहा हूं मैं कि जब कोई पिस्टल लेके लड़ाई करने आता है ना तो वह तलवार लेके सामने नहीं जाते हैं, तो नतीजा वही हो गया। इसीलिए ये चिंता नहीं करनी उनका जवाब कब आएगा। लेकिन जब किसी एडवोकेट के पास जाए, किसी लीगल एक्सपर्ट के पास जाए और अपना कोई लीगल ड्राफ्ट तैयार कराए, तो आप इनको बात कीजिए पूरे काम की। जैसे मेट्रो सिटीज है, अब मेट्रो सिटीज में एडवोकेट की बहुत ही हायर फीस होती है, 20, 25, 50 हजार के नीचे बात ही नहीं करते हो। यानी कि मीटिंग भी करनी है ना 10,000 फीस देगी, और एक नोटिस अगर ड्राफ्ट कर लिया 2-3 तो हो सकता है लाख रुपए ले ले। तो ऐसी स्थिति में आपको उनसे सारी बातें पहले करनी है कि भाई ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आएगा उसका जवाब देना है। ये आपको हम ये नहीं कह रहे आप सेक्शन 25 के लिए कलकत्ता चले जाओ, अब 138 के लिए आप चेन्नई चले जाओ, नहीं। लेकिन अगर ये सारी कार्रवाई की आपने तो आगे की कार्रवाई हो ही नहीं सकती। आर्बिट्रेशन में दोनों पक्षों की सहमति, और जो आप प्रायर नोटिस भेज रहे हो उसमें ऑलरेडी आर्बिट्रेशन का हवाला, तो कैसे आर्बिट्रेशन हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। और एक बात कहूं ना, दुनिया का एक उसूल है, जो डरता है ना उसको डराया जाता है। बाकी तो कई लोग तो ऐसे कि फोन पे ही रिकवरी वालों की बजा देते हैं, पूरी तरह बैंड बजा के रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आए दिन यूट्यूब चैनल पर वीडियो सुनते हैं, वो समझते हैं कि कौन सा नोटिस फर्जी है, कौन सा नोटिस असली है, कौन सा लोन सेटलमेंट असली है, कौन सा नकली है, कौन पुलिस अधिकारी है और कौन फर्जी है। क्योंकि वो समझ गए कि भाई वकील कोर्ट और पुलिस तो फोन करती नहीं है, यह आदमी फर्जी है। और व्हाट्सएप कॉल तो सबके ही आपको इग्नोर करने हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में महत्वपूर्ण बात यह है कि रामबाण इलाज ये है, यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, पैसा नहीं भर पा रहे हैं, आगे कोई रास्ता नहीं है, तो एक प्रायर नोटिस जारी कर दो और उसके लय में आप एडवोकेट से टोटल बात करो। टोटल इस मामले में यदि आपको अधिक कानूनी जानकारी की आवश्यकता है, आप हमारे ढेरों वीडियो है देख सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल रह जाता है और बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल बुक करवा सकते हैं। ये भी कह दूं मैं, कॉल बुक करने का मतलब तत्काल कॉलिंग नहीं होता है, वो सुविधा अनुसार ही फोन आएगा, शाम के टाइम में फ्री टाइम में ही कॉल आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट, लीगल जानकारियां, लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों की बात हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड फेसबुक पेज पर पोस्ट है। आपके क्षेत्र में यदि कोई भी साथी, परिचित, मित्र, रिश्तेदार यदि लोन के चक्रव्यूह में, दलदल में उलझ चुका है और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हम सिर्फ आपसे एक अनुरोध करते हैं। यदि आप उसका अच्छा चाहते हो, यदि आप उसको संकटों से बाहर निकालना चाहते हो, यदि नहीं चाहते हो कि कल वो आपको छोड़कर कहीं शरारती हो जाए, किसी और शहर चला जाए, तो इसको, इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर देना, ताकि कम से कम वो तनावों से मुक्त रहकर अपने बिजनेस पे ध्यान दे पाए और उसको भी लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड कानूनी जानकारियां मिल पाए। साथियों, इस चैनल पर कई शॉर्ट वीडियो है जहाँ छोटी छोटी जानकारियां भी हमने दी हुई है, जो ज्ञान का भंडार है, जिनको आप खाली टाइम में देखकर कई नॉलेजेबल चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं। तो साथियों, एक ही बात कहूँगा, एक बात जरूर कहूँगा कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी के फेसबुक या यूट्यूब पेज पे जो भी कमेंट्स आते हैं, बहुत मुश्किल से हम रिप्लाई दे पाते हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और कोई थर्ड पार्टी यदि कोई कमेंट्स करता है और आपके साथ कोई फ्रॉड करता है, तो उसके लिए आपको सावधान रहना है, क्योंकि हमारी तरफ से कोई थर्ड पार्टी वहाँ पे पोस्ट नहीं करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।